छत्तीसगढ़ वह प्रदेश जहां यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात यहां के स्वास्थ्य मंत्री ने की, अब उस प्रदेश में ग्रामीण चिकित्सा को प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। इसका विरोध स्वास्थ्य मंत्री ने किया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ हैं। सर, ये यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बातें शुरू से होती रही, जब से आप सत्ता में आए। एक लंबा प्लान आपका था, कुछ काम भी दिखते हैं, लेकिन अब अचानक से प्राइवेट सेक्टर को काम देने की बात, क्या लगता है? ये मेरा ही कोई प्रस्ताव नहीं था। मैंने पहले भी ये बात रखने की कोशिश की कि 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने इसको अपनाया था और अब 2030 तक पूरे विश्व के सभी देशों में लागू करने का उन्हें दोबारा निर्णय को पुनर्जीवित किया है। साथ ही 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में राइट टू हेल्थ का प्रावधान था। 2019 के चुनाव पत्र में भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात थी और 2018 कांग्रेस पार्टी के भी घोषणा पत्र में यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात थी। तो ये मेरी ही बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी में भी स्वास्थ्य को लेकर विशेष संवेदनशीलता हमेशा बनी रही और इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करने की मंशा, मैं उसी के तहत काम कर रहा था और कर रहा हूँ। जहाँ तक ये बात आ रही है तो कोई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है ऐसी बात नहीं है मेरी जानकारी में। मेरे को ये पता चला कि कोई प्रस्ताव उनके पास आया होगा तो उन्होंने उद्योग विभाग के पास भेजा है। उद्योग विभाग के पास उस बाबत शायद भेजा हो कि और उद्योगों को जैसे सहायता दी जाती है तो इसमें भी कुछ करके अपन कर सकते हैं क्या, और उन्होंने राय मांगी है। तो कोई घोषणा मुख्यमंत्री जी की हुई है ऐसा नहीं है। उन्होंने सलाह मांगी है, राय मांगी है, कार्य योजना इसमें कैसी है, कैसी बन सकती है, कार्य योजना के लिए उन्होंने डायरेक्शन दिए होंगे। और उद्योग विभाग की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को भी बात मांगी गई है कि आपका इसमें क्या व्यू है। तो हम लोग अपना व्यू रख देंगे, मैं अपना व्यू रख दूंगा। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए, क्या सही है सेक्टर को काम देना? देखिए, हम आप सब देख रहे हैं चिकित्सा की स्थिति क्या है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर और कुछ नहीं है, उसका सार यही है कि पब्लिक को टैक्स में जो पैसा पब्लिक देती है उससे उनके स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था हो जानी चाहिए, उनको और जेब से खर्चा नहीं करना चाहिए। ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर का कंसेप्ट है, छोटे में अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधा। जो बात आई है कि विशेषज्ञों को गांव में भेजना, तो विशेषज्ञ अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा के पहले विशेषज्ञ गांव में पहुंच के काम कर रहे हों, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। और अमूमन जो विशेषज्ञ हैं जिनकी संख्या ऐसे भी कम होती है, MBBS के डॉक्टर हो गए, वो मेडिकल ऑफिसर हो गए, विशेषज्ञ हो गए वो MSMD हो गए। तो MSMD और इनकी संख्या भी इतनी कम है कि मुझे नहीं लगता कि गांव में जाने की एक पूरी छत्तीसगढ़ के लिए योजना बनाए तो इतने लोग मिल सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, अगर वो निःशुल्क वहाँ पर गवर्नमेंट उनको कोई पैसे देगी और निःशुल्क पब्लिक का उपचार करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वो पब्लिक से पैसा लेंगे और सरकार उनको पैसे उपलब्ध कराएगी अपने अस्पतालों को खड़ा करने में, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। अगर सरकार ग्रांट देती है और आप जाएं और निःशुल्क काम करें, नॉन प्रॉफिट के रूप में आप काम करें तो कोई दिक्कत नहीं। पर प्रॉफिट बनाने के लिए सरकार आपको पैसे दे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रॉफिट बनाने के लिए काम हो, तो मुझे ये उचित नहीं लगता कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो सेवा क्षेत्र के ऐसी इकाइयाँ हैं जहाँ सरकार ने अभी तक अपने से पहल की है। स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, अस्पताल खोले हैं, व्यवस्थाएं दी हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं, जहां नागरिकों को निःशुल्क या कम से कम राशि में उपलब्ध हो सके, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। और पैसा अगर हमको निजी क्षेत्र में देना है तो सरकारी तंत्र को पहले मजबूत करना चाहिए, ये मेरा सोचना है। तो मैं इसी प्रकार से जो राय मांगी गई है मैं लिखित भी दे दूंगा। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य महकमे में, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल हैं, वहाँ किस तरह से बदलाव किए गए हैं बीते वर्षों में और क्या सुविधाएं अभी मिल रही हैं? इसमें
एक पिरामिड कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग का है। जो सबसे फैला हुआ ढांचा है वो मितानिन का है। जो हमारी नींव है स्वास्थ्य विभाग की, वो 70,000 से ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में मितानिन काम करती हैं और उनके विभाग माध्यम से प्राथमिक उपचार, मलेरिया टेस्टिंग, गोलियां बुखार की और इस प्रकार की तात्कालिक सर्दी खांसी बुखार की दवाइयाँ, मलेरिया की दवाई, ये सब उनके माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। उसके ऊपर का अमला है सामुदायिक, ये अपना सब हेल्थ सेंटर, जो अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से कहा जा रहा है। अगले 2 साल के अंदर जितने ये सब हेल्थ सेंटर हैं, ये सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील हो जाएंगे। करीब 24-25 लाख 27 लाख रुपए के आसपास की नई बिल्डिंग देके, तो प्रसूति और प्रसूति के अलावा प्राथमिक उपचार की व्यवस्थाएं वहाँ दवाई इत्यादि उपलब्ध करा के, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भी वहाँ मनोनीत हो रहे हैं, अपॉइंट किए जा रहे हैं, सरकार उसको पहल कर रही है। तो कम से कम 4 लोग मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर भी वहाँ रहेंगे, MPW जिसको कहते हैं, और आपके ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में भी तैनात हो जाएंगे, ANM भी रहेंगे। तो कम से कम 4 लोग वहाँ हर सब हेल्थ सेंटर में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी जिसका अब नाम दिया जा रहा है, उसमें रहेंगे। इसकी ऊपर की कड़ी PHC है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या सब हेल्थ सेंटर ये 3 से 5 हज़ार की आबादी को कवर करता है। आदिवासी अंचलों में और गैर आदिवासी अंचलों में आबादी के अनुपात में अंतर है। ट्राइबल एरियाज़ में कम आबादी पे भी एक सब हेल्थ सेंटर खोलते हैं। फिर उसके ऊपर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पर एक MBBS डॉक्टर की भी तैनाती की गुंजाइश है। विशेषज्ञ नहीं होते यहाँ भी मेडिकल ऑफिसर हैं, और जो हमारे आयुष के बच्चे पढ़ के या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के पढ़ के बच्चे तैयार हैं, उनकी वहाँ पर पदस्थापना है। वो PHC में उपचार करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्र से कुछ गंभीर बीमारियां हों तो वहाँ बिस्तर भी हैं, 6, 8, 10, 12 बिस्तर के PHCs भी हैं, और कुछ वहाँ पर उपचार होता है। और कोई गंभीर बीमारी होती है तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जो हर ब्लॉक मुख्यालय में है लगभग, और उसके अतिरिक्त भी कुछ जगहों पे है। 145-46 हमारे ब्लॉक्स हैं, 146 ब्लॉक्स और 176-78 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। यहाँ से विशेषज्ञ चालू होते हैं। तो यहाँ विशेषज्ञों की पदस्थापना करने का हर संभव प्रयास, और मेडिकल ऑफिसर भी वहाँ तैनात होते हैं, और यहाँ और उच्च स्तर की उपचार की व्यवस्था रहती है। फिर जिला अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है। ये ढांचा है स्वास्थ्य विभाग का, मितानिन से लेके मेडिकल कॉलेज तक का। इसमें विशेषज्ञों की सर्वप्रथम भर्ती मेडिकल कॉलेजेस में हो रही है। जिले अस्पतालों में जितने पद हैं उनको हम लोगों ने लगभग भर लिया है। मेडिकल ऑफिसर्स की जो आवश्यकता थी, मेरे ख्याल से स्वीकृत पद 2122 हैं, तो 2111 जगह हम लोगों ने बॉन्डेड डॉक्टर्स और पदस्थापना के माध्यम से भी इनकी हमने भर्ती कर दी है। और आपके विशेषज्ञों के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया जो लंबित है बहुत दिनों से, तो उसमें प्रमोशन की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। कभी कोर्ट का अड़चन आ जाता है, कभी कुछ अड़चन आ जाता है जिसमें विलम्ब हो रहा है, और आगे नीति भी ऐसी बना रहे हैं कि सीधी भी भर्ती हम कर सकते हैं क्या। इसके अलावा DMF फंड से और NHM के माध्यम से भी जहां अधिक वेतन दे के हम डॉक्टर्स को रख सकते हैं, तो वो भी व्यवस्था कर रहे हैं। यही मेरा मानना है कि सरकार को अगर खर्चा करना है तो निजी क्षेत्र में खर्चा करने के पैसा देने के बजाय हमको अपने अमले को मजबूत करना चाहिए। अपने डॉक्टर्स का वेतन बढ़ाना और डॉक्टर्स की तैनाती करना, ये हमको पहले करना चाहिए। और शराबबंदी की बात सरकार में आने से पहले की गई थी। अब शराबबंदी नहीं हो रही है और इसके कारण जो अपराध घटित हो रहे हैं, आज राजनांदगांव में 2 बच्चियों ने अपने पिता की हत्या कर दी। क्या आगे इसमें कदम उठाएगा सरकार ने कमेटी बनाई है इसके परीक्षण करने के लिए। अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी लागू की गई है या जहां लागू की गई थी और फिर वो नहीं चल पाई शराबबंदी, या जहां प्रस्तावित है, तो किन किन बातों को लेके क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस व्यवहारिकता से शराबबंदी को लागू किया जा सकता है, एक पहल ये चल रही है। इसमें समय अभी कुछ हो गया है, ये बात ज़रूर है। और दूसरा, शराबबंदी उस आधार पे किया गया था कि सामाजिक कुरीतियाँ शराब के सेवन के बाद भी फैलते हुए बहुत कुछ देखी गई। और शायद राजनांदगांव की घटना की बात आप बता रहे हैं, जहां 2 बच्चियों ने अपने पिता को ही, बच्चियों की माता को शायद मारपीट बहुत ज़्यादा करते थे,
पिता, तो आवेश में आके बच्चियों ने ही कुल्हाड़ी चला दी, पिता की मृत्यु हो गई, ऐसा सुनने में आता है। तो इस प्रकार की भी बातें आती हैं। एकाएक शराबबंदी कर देने से, लॉकडाउन के समय भी ये देखा गया कि लॉकडाउन में अगर शराब जब नहीं मिल रही थी तो कुछ लोग जो आदतन शराबी हो गए थे उनकी भी मृत्यु की बात सामने आई। तो ये संवेदनशील एक पहलू है जहाँ शराबबंदी से कुरीतियाँ, जिन कारणों से इसको शराबबंदी लागू करने की बात ही अपनाई थी और घोषणा पत्र में भी इसको कांग्रेस पार्टी ने उस समय रखा था, और उसको लागू करने की जो व्यवहारिक कठिनाई आ रही हैं, इस बीच में सरकार पहल कर रही है। बाबा, वो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेने वाले हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है इधर? उसमें स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी गतिविधियां होंगी और पंचायत विभाग की भी जितनी गतिविधियां, दोनों को 3 तारीख के लिए समय, पहले 1 तारीख निर्धारित हुई थी तो मैंने 3 तारीख की मांग की थी। मैं काम से यहाँ पर आना था, पूजन इत्यादि घर का काम था, तो 3 तारीख का समय उन्होंने दिया। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आई कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार सोच सकती है, उसके पक्ष में फिलहाल ये नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई फैसला अब तक नहीं लिया है। ये बात महज सिर्फ उद्योग विभाग को अभी इस मामले की, इस प्रस्ताव की जांच के लिए कहा गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सरकारी तंत्र के जरिए ही कराने के पक्षधर हैं। देशदीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।